दूर जंगल में एक सुंदर झील के पास एक भेड़िया रहता था, भूख के मारे जिसका पेट गुर्रा रहा था। उसकी नजर 3 स्वादिष्ट युवा सुअरों पर थी और वो उन्हें पकड़ने और उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सुअरों में सबसे बड़ा लालची और पेटू था। वो हमेशा अपने भाइयों का खाना खा जाता और कभी भी अपना भोजन उनके साथ नहीं बांटता था। अरे नहीं, वो मेरा सेब है। मैं उसे बाद के लिए बचा के रख रहा था। एक लालची पेटू सुअर। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कैसे पकड़ना है। बुरे भेड़िए ने ग्लूटोन सुअर के पसंदीदा सेबों में से एक को जंगल के रास्ते पर रख दिया और उसने सड़क के अंत में एक जाल बिछाया। खाओ खाओ, पेट भर के सेब खाओ, ताकि जब मैं तुम्हें खाऊं तो मेरा पेट भी भर जाए। बड़ा पेटू सुअर उस समय बहुत खुश हो गया जब उसने घर के रास्ते पर देखा कि जमीन पर कई मीठे मीठे सेब पड़े हुए हैं। ओह, मेरा पसंदीदा फल। यहाँ एक और सेब है। अरे यहाँ तो बहुत सारे सेब हैं। मैं इन सेबों को जल्दी से अपने साथ ले जाता हूँ, इससे पहले कि मेरे भाई देख ले, क्योंकि ये सारे मेरे हैं। जब बड़े पेटू सुअर ने आखिरी सेब लेने की कोशिश की तो भेड़िए ने फंदे की रस्सी खींची और एक बड़ा भारी जाल सुअर पर गिर गया। हालांकि बड़े सुअर ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर वो जाल से बच नहीं सका। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यहाँ क्या हो रहा है? तुम मेरे जाल में फंस गए। मैं तुम्हें घर ले जाकर खाऊंगा, पेटू सुअर। तभी सुअर भाइयों ने, जो सचमुच भूखे थे, अपने भाई की आवाज सुनी। बचाओ, मुझे जाने दो, बचाओ। वे घबराते हुए जंगल की सड़क की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि दुष्ट भेड़िए ने उनके बड़े लालची भाई को पकड़ लिया है। अरे नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन मैं ताकतवर नहीं हूँ, मुझे भेड़िए से भी डर लगता है। सब कुछ के बावजूद बहादुर छोटे सुअरों ने अपने भाई को बचाने का फैसला किया। जैसे ही भेड़िया बड़े सुअर को अपनी गुफा में ले गया, उन्होंने उसका पीछा किया। बड़े सुअर को ढोने से भेड़िया थक गया था, इसलिए वो सो गया। ओए, क्या वहाँ कोई है? शांत रहो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। सुअर भाइयों ने अपने भाई को बचाने के लिए भेड़िए को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर सके। हो सकता है कि अगर आप हमें अपने बैग में छिपे सेब दें तो हमें ताकत आ जाए और हम आपको बचा लें। नहीं, वो मेरे हैं। अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं ही उन्हें खाऊंगा। ये सुअर कितना शोर कर रहा है, इसकी वजह से मैं सपने भी नहीं देख पा रहा। मैं एक एक करके सारे सुअरों को खा जाऊंगा। फिर हम जा रहे हैं, तुम यहाँ भेड़िए के साथ रहो। बड़े सुअर को आखिरकार यकीन हो गया। रुको, ठीक है, ले लो, ये लो। लेकिन मैं अपने लिए एक तो जरूर रखूंगा। अच्छा, ठीक है, ले लो, सारे ले लो, ये लो। बड़े पेटू सुअर के दिए हुए सेब को भाइयों ने खाया और आखिरकार भेड़िए को एक तरफ धकेलने में कामयाब हो गए। तीनों सुअर भाइयों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से बड़े सुअर को जाल से छुड़ाया और फिर वे जल्दी घर लौट आए। जब दुष्ट भेड़िया उठा तो वो बहुत क्रोधित हुआ कि सुअर भाग गया। कोई भी मेरा खाना नहीं चुरा सकता। बड़ा पेटू सुअर समझ गया
कि दूसरे लोगों का भोजन चुराना वास्तव में लालच है, और उस दिन से वो अपना सबसे पसंदीदा भोजन भी अपने भाइयों के साथ बांटता था, वो भी खुशी खुशी, चाहे वो खूबसूरत रंग बिरंगे सेब ही क्यों ना हो। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहें। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है। उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया
जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने के क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। ओ, तुम असली राजकुमारी हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे
राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अब बहुत खुश थे। और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी।